गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जॉन डन और उसकी एक कविता गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के बारे में पढ़ेंगे। तो कविता के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बातें हैं वो जॉन डन के बारे में जान लेते हैं। सो जॉन डन वाज born in 1572, died in 1631, and he was Roman Catholic by religion. Roman Catholic by religion, and his most of work were published after his death. So the work that are published after death are called posthumous works. Okay, so the poem we are going to deal with is Go and Catch a Falling Star, and the poem was published in Songs and Sonnets. That was published in 1633, after 2 years of John Donne's death. Okay, and he is considered representative of metaphysical poetry or a representative of metaphysical poets also. So these were some important things to know about John Milton. One more thing, he also pseudo martyr. Martyr in 1610, 1610 में उसने सूडो मार्टियर नाम की एक कविता भी एक बुक भी लिखी थी। इसके साथ साथ हमने जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने जान ली हैं कि जॉन मिल्टन 1572 में पैदा हुए थे, 1631 में मर गए थे। उनको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री और मेटाफिजिकल पोइट्स के रूप में भी जाना जाता है। और इसके जो मुख्य कविताएं, मुख्य सैटायर, मुख्य ये सॉन्ग लिखते थे। उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं और कुछ हाइम भी लिखे हैं, सैटायर भी लिखे हैं और सोनेट लिखे हैं काफी, ठीक है। और पोएम्स, ये पोएम्स का ही एक रूप है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि हमने जॉन डन के बारे में बात करी हैं। अब हम क्या करते हैं, पोएम के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो लाइन बाय लाइन कविता पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें हैं वो कविता के बारे में जान लेनी चाहिए। सो द टोन ऑफ पोएम इज cynical, and in this poem he talks about the wild character, wild and unfaithful character of woman. वो औरतों की बेवफाई के बारे में बात करता है। वो कहता है कि women is a wild creature. He says that there is no beautiful and faithful woman in this world. इसके साथ हम देखते हैं कि in this poem we find some characteristic of a monologue. मोनोलॉग का मतलब होता है कि एक स्पीकर है, वो बोल रहा है, किसी को एड्रेस करके कुछ बोल रहा है। क्या करता है? एड्रेस करता है किसी को,
संबोधित करता है। ठीक है, इसमें लिसनर की उपस्थिति पैसिव होती है। इसमें लिसनर होता है वो बस सिर्फ सुनने का काम करता है। जो स्पीकर होता है, जो कि एक्टिव स्पीकर होता है मोनोलॉग में, उसमें एक आदमी बोलता है। एक आदमी इसलिए बोलता है क्योंकि इसका नाम मोनोलॉग इसीलिए दिया गया है। मोनो का मतलब क्या होता है? अकेला, और लॉग का मतलब होता है संवाद, जिसमें एक आदमी ही संवाद कर रहा हो उसको क्या कहा जाता है? मोनोलॉग कहा जाता है। तो उसमें एक आदमी बोलता है। और उसी तरह दूसरा होता है डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है दो, और लॉग का मतलब होता है संवाद। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो संवाद होते हैं उनको क्या कहा जाता है? डायलॉग कहा जाता है। लेकिन ये कविता का प्रकार होता है मोनोलॉग। उसमें एक स्पीकर होता है, उसके बाद में लिसनर वहां मौजूद होता है, या फिर ऐसा दर्शाया जाता है कि लिसनर वहां उपस्थित है लेकिन लिसनर कुछ भी बोल नहीं रहा है। बस राइटर के जो स्पीकर है उसके संवाद से हमें पता चलता है, उसके संबोधन से हमें पता चलता है कि वहां क्या है? एक सुनने वाला भी बैठा हुआ है। एंड देन जॉन डन इज नोन फॉर एब्रप्ट ओपनिंग। Most of the poems of John Donne are opened very abruptly. कविता की शुरुआत अचानक से कर दी जाती है। जैसे कि इस कविता में हम बात करेंगे तो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। कविता के शुरुआत की जो पहली लाइन है दैट इज गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। जाओ और गिरते हुए तारे को पकड़ लो। अब इसमें कोई भूमिका नहीं बनाई है पहले। इससे पहले इसके बाद में हम बात करेंगे कि कैननाइजेशन नाम की एक कविता इन्होंने लिखी है। उसकी शुरुआत में है फॉर गॉड सेक प्लीज होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। तो ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, उनमें इसकी जो कविताएं होती हैं वो अचानक से शुरू कर दी जाती हैं। इसके साथ एक दूसरी कविता हम देखते हैं, सनराइजिंग नाम की एक कविता इन्होंने लिखी है। उसमें वो कहते हैं सन को एड्रेस करते हुए, सन सूर्य की बात हो रही है, यहाँ बेटे की बात नहीं हो रही है। सन को की बिजी ओल्ड फूले और अनरूली सने। तो बिना किसी भूमिका के सीधे ही क्या कर रहा है वो सूर्य को क्या कर रहा है? एड्रेस कर रहा है। अब कविता जो है वो हमें लाइन बाय लाइन पढ़नी होगी, तो हम बोर्ड पे तो इसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अपना टेक्स्ट साथ में ले लें और पढ़ाई करें। मैं टेबल पे बैठ के इसको पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो चलो कविता के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द टोन ऑफ पोएम इज cynical and the poem opens very abruptly with the sentence or with it that go and catch a falling star. And we have some characteristics of monologue also. The writer is addressing the reader and maybe listener also, and there are many use of hyperbole also. So पहली लाइन को देखते हैं। देखो, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो जो स्टार है, तो पहले ही लाइन की जो आखिरी शब्द है उस पे ध्यान दो, और तीसरी लाइन का आखिरी शब्द है उस पे देखो, स्टार आर। आर साउंड क्या आ रहा है यहाँ? आर आ रहा है। फिर हम देखते हैं दूसरी लाइन और चौथी लाइन का अंतिम शब्द देखते हैं। तो उसमें देखो, रूट एंड क्या आ रहा है? फूट। तो ये क्या है? स्टार और आर दोनों क्या है? एक साउंड रह गए। तो हम इसको क्या करेंगे? राइम स्कीम लिखने के लिए, राइम स्कीम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार और आर, आर जो साउंड है उसको हम क्या नेम देंगे? ए नेम देंगे। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाली लाइन है, उसका आखिरी वर्ड जो है वो क्या है? फूट। और फोर्थ लाइन का आखिरी वर्ड क्या है? रूट एंड फूट। सेकंड और फोर्थ क्या है? रूट एंड फूट। तो ऊट का साउंड आ रहा है यहाँ। किसका साउंड आ रहा है? ऊट का साउंड आ रहा है। तो हम इस साउंड को क्या नाम दे देंगे? बी साउंड दे देंगे। उसके बाद में देखो, पांचवी लाइन का आखिरी जो शब्द है वो क्या है? सिंगिंग।
उसके बाद में हम छठी लाइन देखेंगे, वो क्या है, स्टिंगिंग। ठीक है, तो ये ING का साउंड आ रहा है, तो देखो ये पहली लाइन के साउंड से अलग है, दूसरी लाइन के साउंड से अलग है, तीसरी लाइन का और चौथी लाइन का जो साउंड है उससे क्या है, अलग है। तो यहाँ एक नया क्या आ गया है, यहाँ एक नया साउंड निकल के आया है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, जो ING का साउंड निकल के आ रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, सी नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं एंड, फाइंड एंड वाइंड। ठीक है, ये दो छोटे छोटे वर्ड्स यहाँ उसने यूज करे हैं। ठीक है, तो ये देखो वाइंड एंड फाइंड ऊपर वाले किसी भी साउंड से मिक्स नहीं कर रहा है, या फिर कहीं भी कोई सिमिलरिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ क्या है, एक नया साउंड आया है। तो IND का जो साउंड है, इंड का जो साउंड है उसको हम क्या नाम दे देंगे, डी नाम दे देंगे। इसके बाद में ये देखो सर्व टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, इसमें भी क्या है, फाइंड, वाइंड एंड माइंड, ये तीनों शब्द हैं एक ही साउंड के साथ क्या करते हैं, एंड करते हैं, इसलिए हम इसको भी क्या कर देंगे, डी नाम दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पहले स्टेंजा की राइम स्कीम बन जाएगी A B C C D और D, और लास्ट वाली जो है उसका भी क्या हो जाएगा, D। तो राइम स्कीम होगी A B C C D D D। ठीक है, और मैंने ये पहले ही ध्यान कर लिया है। तो ये जो कविता है इसकी सारी के सारे स्टेंजा का जो राइम स्कीम का पैटर्न है, ये 3 स्टेंजा में लिखी गई कविता है, तो तीनों स्टेंजाओं का यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ चलो हम शुरू करते हैं कविता को पढ़ना। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ही इज एड्रेसिंग the reader, or maybe there is some listener also, that go and catch a falling star. So it is very impossible for living one or for people to catch a falling star. Even in NASA people cannot catch a falling star, so a common man cannot catch a falling star. ठीक है, उसके बाद में next line, get with child a mandrake root। मैंड्रेक रूट जो है वो एक ऐसा पौधा होता है, उसका जो रूट होता है, मैंड्रेक का जो पौधा होता है उसका जो रूट होता है वो इंसान के जैसे दिखता है। उसको जब जड़ को उखाड़ा जाता है तो उसमें इंसान के शरीर की संरचना दिखाई देती है। सो हियर ही वांट टू tell us that we people cannot make man out of a mandrake root। मैंड्रेक के पौधे से हम क्या नहीं कर सकते हैं, कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, हालांकि वो क्या है, इंसान के जैसे दिखाई देता है। सो देयर इज अनदर इम्पॉसिबल टास्क, दैट गो एंड गेट ए चाइल्ड विथ ए मैंड्रेक रूट, जाओ और मैंड्रेक रूट से कोई बच्चा पैदा करो। सो देर इज अनदर इम्पॉसिबल टास्क। सो इन थर्ड लाइन, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर गॉन। सो हियर ही आस्क द listener or the reader that tell me where the previous years are gone। जो वक्त बीत गया है वो वक्त कहाँ है, या फिर कहाँ गया, कहाँ स्टोर करके रखा हुआ है, या फिर कहाँ चला गया, उसके बारे में मुझे बताओ। यदि कोई आदमी ऐसा है जो मुझे बता सके। तो ऐसा भी संभव नहीं है कि हम बता सकें कि जो वक्त बीत गया है वो कहाँ चला गया है, हम में से शायद कोई नहीं बता सकता। इन 4 लाइन, और who cleft the devil's foot। दैत्य का जो पैर है, इन वेस्टर्न और इन क्रिश्चियन माइथोलॉजी, दैत्य का जो पैर है वो घोड़े का जो खुर होता है उसके जैसा दिखाई देता है, मतलब बीच में से चीरा हुआ होता है। तो एंड देयर इज नो रेफरेंस इन